दोस्तों, जब महाभारत शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उसकी शुरुआत तब हुई थी जब जब सत्ता में बैठे कौरवों ने पांडवों का अधिकार देने से मना कर दिया था। महाभारत तब भी रुक सकता था अगर उस समय सत्ता में बैठे जो बाकी लोग थे, जो वहाँ के मंत्री, महामंत्री या जो भी उसके सेनापति थे, अगर वो उसका विरोध करते और उनको समझाते कि आप ये गलत नहीं कर रहे, आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपने पुत्र मोह के मोह में पड़कर पांडवों का अधिकार छीन रहे हैं, और ये चीज़ वहाँ थम जाती तो शायद महाभारत नहीं होता। लेकिन क्या है कि करने को कुछ और ही मंजूर था और महाभारत आखिरकार हो ही गया। महाभारत तब भी हुआ जब सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र के साथ भीष्म पितामह जैसे अनुभवी सेनापति थे, गुरु द्रोण जैसे गुरु थे, कृपाचार्य जैसे कुलगुरु थे, और विदुर जैसे महामंत्री भी थे। वो भी महाभारत होने से नहीं रोक पाए। तो जो आज हुआ है, जो आज जंतर मंतर में हुआ, तो ये भी एक तरह का महाभारत ही था। ये महाभारत इसलिए था क्योंकि इस महाभारत की शुरुआत तब हुई जब नीट के परीक्षा में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुए, बार बार हुए, एक बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, 3 बार नहीं हुए, और बारंबार हुए होंगे, शायद पिछले 30, 40, 50 सालों में कई बार हुए होंगे। लेकिन उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज उठती थी, दब जाती थी। लेकिन इस बार आवाज दबने के लिए नहीं उठी। इस बार आवाज बड़े जोर शोर से उठाई गई, बड़ी सोच समझ के उठाई गई और बड़े सही तरीके से उठाई गई। और आवाज़ इतनी तेज़ी से गूंजी कि स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोशल प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा और उनको अपने युवा मतदाताओं से बात करने के लिए उनको स्वयं ही इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। ये कार्य उनके उन मंत्रियों को करना चाहिए था, उन नालायक मंत्रियों को करना चाहिए था जिस वजह से सारा ये शोर उठा, लेकिन वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी जो इस महाभारत को केवल और केवल जात पात या एक राइट विंग और लेफ्ट विंग की लड़ाई समझकर देख रहे हैं, मैं उनकी मूर्खता पे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मैं उनकी जो उनकी सोच है, उनकी जो घटिया सोच है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये बात सच है कि जब किसी देश में, किसी राष्ट्र में जब भी कोई सरकार विरोधी प्रदर्शन होते हैं तो उसमें जो भारी ताकतें होती हैं वो भी उसमें अपना हाथ सेकते हैं। वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक भ्रम फैलाते हैं। लेकिन उस भ्रम फैलाने को, उस भ्रम में इस देश की जनता अभी तक फंसी नहीं है। और सरकार में बैठे लोग या सरकार के जो हितैषी मतदाता हैं, जो उनको लगता है कि नहीं जी ये बीजेपी की हार है, ये बीजेपी के खिलाफ है, वो लोग शायद मूर्ख हो चुके हैं, वो शायद पागल हो चुके हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि जिस चीज़ की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का जो एक निष्कर्ष निकलेगा वो एक दूरगामी निष्कर्ष निकलेगा। आगे आने वाले समय में, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो भी नेता आएगा, जो भी नेता जो होगा, उसकी एक जवाबदेही बनेगी। उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि उससे गलती हुई आखिर क्यों हुई। अगर उसने गलती की है तो उसको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। और ये जो लड़ाई का जो रिजल्ट आया है, जो इस संघर्ष का रिजल्ट आया है, ये संघर्ष जनता के हित में आया है। यहाँ पर सभी राज्य के लोग इकट्ठे होके नहीं आ पाए थे।
किसी के पास इतना किराया नहीं था कि वो जाके जंतर मंतर में जाके वहाँ पर वो संघर्ष करे। हर कोई अपनी अपनी जगह संघर्ष कर रहा था, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, दक्षिण के राज्य हो, मध्य भारत के राज्य हो। हर जगह जब ये आवाज़ उठना शुरू हुई, जब सरकार की कान तक ये गूंज पहुंची, तब जाके सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। सरकार ये 2 महीने से देख रही थी कि ये आवाज़ क्या यहीं की जंतर मंतर में ही दब जाएगी, यहीं से उठ के यहीं पर दब जाएगी, लेकिन ये आवाज़ यहाँ नहीं दबी। पुलिस ने जब अपना दमनकारी चक्र चलाया, पुलिस को भी ये दमनकारी नीतियाँ देखकर जो एक रोष जो पनपा लोगों में, वो भी इसका कारण रहा। और दूसरा कारण ये रहा कि इस बार जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत में नहीं थी। यार पूर्ण बहुमत में होती शायद ये रेजिग्नेशन नहीं होता। जब सरकारें पूर्ण बहुमत में नहीं होती हैं और उनके सहयोगी की आवाज़ सुननी पड़ती है, तब ये निर्णय आता है। और इसलिए दोस्तों, आपको याद होगा 2014 में जब अन्ना हजारे जी ने संघर्ष किया था, और उस समय भी ये दिल्ली का रामलीला मैदान था, जब वहाँ पर एक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठी थी, सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठी थी, और समस्त राज्यों से एक जनसमूह वहाँ पर उमड़ा था। और तब जाके एक सत्ता का केंद्र चेंज हुआ था और सत्ता में बीजेपी आई थी। उस समय भी जो सरकार केंद्र में थी वो भी मिली जुली सरकार थी, और जो आज सरकार है वो भी एक मिली जुली सरकार है। और मिली जुली सरकार में एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जब आप मिली जुली सरकार में आप जन आक्रोश को नकार नहीं सकते। आप जन आक्रोश को इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि वो जन आक्रोश केवल एक राज्य या एक स्थान तक सीमित नहीं था। ये जन आक्रोश हर जगह से उठ रहा था। हर राज्य की सरकारों को एक जवाबदेही देनी पड़ रही थी कि कब इस संघर्ष का अंत होगा, कब इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना निर्णय लेगी। ये निर्णय लेते लेते चिंगारी कब एक जंगल की आग तरह फैल गई, ये पता ही नहीं चला। और बहुत से मतदाता, मैं स्वयं बीजेपी का मतदाता रहा हूँ। मतदाता होने का ये मतलब नहीं कि आप सरकार की एक नालायकी को भी आंख मूंद के सहन कर लो, चाहे वो राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर हो, चाहे वो किसी जगह किसी राज्य में एक जातिवाद मसले के लेकर हो, या किसी विभाग को लेकर उनकी नाकामी को लेकर हो। मैं अंधों की तरह उनका तो नहीं साथ दे सकता। मैं एक सचेत मतदाता हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही निर्णय लूँगा, क्योंकि जो मेरा निर्णय होगा वो आने वाले समाज के हित में होना चाहिए, ना कि मेरे अपने हित में। आज मैं नौकरी की एक उम्र क्रॉस कर चुका हूँ। मैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आने वाली जो जनरेशन होगी, चाहे मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, मेरा जो भी हो, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हों, उनके लिए तो एक अच्छा समाज बने। मैं उसके लिए संघर्ष क्यों ना करूं? मैं क्यों उनकी तरह उन पागलों की तरह उनके तलवे चाटूं, उन लोगों के, उन राजनेताओं के तलवे चाटूं जो तलवे चाट कर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या अन्य दलों के हो। मैं तलवे चाटने वाला नहीं बन सकता।